हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन जूनियर विंग। हम कर रहे थे क्लास 9th का ही टॉपिक हिस्ट्री। चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 इस चैप्टर का नहीं देखे, उनके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, आप वहां से भी उनको आसानी से देख सकते हो। और ये जो पार्ट 3 अभी जो बनना जा रहा है, या जो इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, इस पार्ट को इसमें। सो ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप पार्ट 1 और 2 देखेंगे। तो प्लीज आप पार्ट 1 और 2 जरूर देखें, उसके बाद पार्ट 3 आपको समझ आने वाला है। यहां तक हम आ गए थे। यहां पर लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया था जार निकोलस II के खिलाफ, जो राजा था उस टाइम में रशिया का। और उसने कैसे जनता को जो है परेशान करना स्टार्ट कर दिया। और आगे फिर हम उसके बारे में एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर चीजें स्टार्ट होती हैं कि 1904 के अंदर क्या होता है, रशिया के जो वर्कर हैं बैडली क्या हो जाता है, बहुत तंग हो जाते हैं वहां के जो वर्कर हैं। वो जो 1904 है ना, वो रशिया के वर्करों के लिए सबसे खराब होता है। जो ईयर है 1904, जो प्राइस होते हैं एसेंशियल्स गुड्स के, वो क्विकली जो आप प्राइस जो है वहां की चीजों के वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी तनख्वाह है, जो उनकी दिहाड़ी है, वो क्या हो रही है, उन्होंने क्या कर दिया, 20% उसको डिक्रीज कर दिया। इट मीन्स क्या है, अगर किसी मजदूर की 100 रुपए दिहाड़ी है, 100 रुपीज, और उसको 20% माइनस कर दिया, बढ़ाने की बजाय घटा दिया। महंगाई बढ़ रही है लेकिन दिहाड़ी है, तो उसकी दिहाड़ी कितनी होगी, 80 रुपीज। तो पहले आप ये बताओ कि वो 100 रुपीज उसके पास होते थे, वो ज्यादा सामान खरीद सकता था। अब उसके पास 80 रुपीज है और महंगाई भी ज्यादा है, तो वो कैसे अपना घर चलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस, वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए ड्रामेटिकली, वो बहुत उठने लगे। और जो 4 मेंबर्स हैं, अब यहाँ पर एक चीज और होती है, 20% उनकी दिहाड़ी, उनकी जो सैलरी है वो कम हो गई है। ऊपर से 4 जो लोग हैं, वर्कर्स हैं फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे थे, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904 में जो असेंबली बनी थी, डिसमिस था। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 4 वर्कर जो है इस फैक्ट्री से, बुटलीव आयरन वर्क्स जो है, यहाँ से 4 वर्कर को क्या कर देता है, वहां से निकाल देता है। कौन निकाल देता है, वहां का जो फैक्ट्री का मालिक। ठीक है, अब यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही है। वहां सैलरी कम हो रही है, लोगों की सैलरी कम हो गई है, 20% कम हो गई है, चीजों के रेट बढ़ चुके हैं। ऊपर से 4 मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया, जो ये आयरन वर्क्स जो है फैक्ट्री है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है। उन 4 वर्करों को जब फैक्ट्री से बाहर निकाला गया, तो उसमें क्या हुआ, 1,10,000 वर्कर जो है उनके साथ उठ खड़े हुए। इसमें क्या हुआ कि उनके साथ में 1,10,000 वर्कर सड़कों पे आ गए उनका साथ देने के लिए। स्ट्राइक होने लगी पीटर्सबर्ग के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग जगह के अंदर। ठीक है, सो डिमांडिंग क्या करने लगे, रिडक्शन इन द वर्किंग डेज। अब उस टाइम मैंने आपको बताया, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब रशिया के अंदर ये चीजें हो रही थी, फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे, 15-15 10-10 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा था फैक्ट्री के अंदर। कोई फिक्स आवर नहीं थे कि वो कह रहे थे कि कम से कम 8 घंटे करो हमारा काम करने का जो तरीका है, सैलरी अच्छी मेंटेन करो। लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी। 8 घंटे उन्होंने डिमांड रखी कि हमारा जो काम का जो टाइम है वो 8 घंटे का होना चाहिए, और वो हो नहीं पा रहा था। और उन्होंने कहा कि हमारे जो वेजेस हैं वो इंप्रूवमेंट होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन जो है हमारी बेटर करो आप लोग, वर्किंग कंडीशन जो है हमारी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, तभी हम लोग जो है एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे फैक्ट्रियों के अंदर। जी, यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम पढ़ेंगे यहां पर कि when the processions of workers led, अब यहां पर इस जो वर्कर की जो सारी बातें वर्करों के साथ हो रही थी, 4 वर्करों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया, सारे इकट्ठे 1,10,000 मजदूर इकट्ठा हो गई। और उनको लीड कौन कर रहा था, फादर गैपोन नाम था इन व्यक्ति का, जो रीच पहुंचे कहां पर, विंटर पैलेस। विंटर पैलेस वही है जहां पर वो फोटो खिंचवा रहा था निकोलस, जार निकोलस II, जहां उसने फोटो खिंचवा रखी थी, वहां पर सभी लोग पहुंच गए उसके महल के पास में।
ठीक है, अटैक कर दिया उन लोगों ने, पुलिस अब इनके ऊपर अटैक। देखो ये लोग तो शांति से गए होंगे वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ में, हमें भी तो इक्वालिटी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा है ये। तो वहां की पुलिस ने, रशियन जो वहां पर पुलिस थी, वहां के जो उसके जो कोसेक्स क्या थे, वहां के जो घुड़सवार लोग थे या फिर उसके अपने पर्सनल जो बॉडीगार्ड थे राजा के, वो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इस अटैक में क्या होता है भाई, वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें से 100 लोगों को गोली मार देते हैं वो लोग, जो पुलिस है वहां की, और 300 लोग वहां पर जो है घायल हो जाते हैं। राइट, द इंसिडेंट नो एज ए ब्लडी संडे, इस इंसिडेंट का नाम क्या रखा गया, इसको ब्लडी संडे के नाम से याद किया गया। ठीक है, started a series of events that become known as 1905 revolution। तभी ये 1905 का रेवोल्यूशन हुआ। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। 1905 का टर्म, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, इस दिन मैंने आपको बताया था हमारा पार्टीशन हुआ था बंगाल का, जिसको किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और उस टाइम में 1905 के अंदर रशिया में क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, किसके खिलाफ, अपने राजा के खिलाफ, जार निकोलस II के खिलाफ। राइट, सो स्ट्राइक्स टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटी जो है, इसकी वजह से क्या होता है, 100 लोगों को मार दिया गया, 300 लोगों को घायल कर दिया गया। इसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए, इसके एंटी स्पेट्स में क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने जो है यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया गया, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। और जो लोग हैं सड़कों पे आ गए, चाहे उसमें लोअर हो, डॉक्टर हो, सारे वकील डॉक्टर हो गए, उन्होंने कहा ये तो इक्वालिटीज नहीं है, आप हमारे लोगों को ही गोलियां मार रहे हो। अपने जो राजा है, जिन राजा को लोगों ने बनाया, वही राजा अपने लोगों को गोली मार रहा है। ठीक है, डॉक्टर जो है, इंजीनियर जो है, मिडिल क्लास वर्कर है, स्टेब्लिश कर दी उन लोगों ने, अपनी यूनियन बना ली। यूनियन क्यों बना रहे हैं वो लोग, कि राजा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ऐसे राजा सुधरने वाला नहीं है। और उन लोगों ने डिमांड कर ली कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, एक जो है ना नेताओं का ग्रुप बनना चाहिए जो हमारे लोगों की बातों को सुने, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, जहां पर लोगों की सुनाई की जाए। ठीक है, अब 1905 के अंदर जो रिवोल्यूशन होती है, जार क्या कर देता है, थोड़ा सा दब जाता है, उसको थोड़ा सा लगता है कि भाई ऐसे अगर मैं लोगों को दबाता रहा तो एक दिन लोग मेरे को उखाड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1905 में क्या करता है वो आदमी, कि अलाउ कर देता है कि हाँ ठीक है, इलेक्टेड कॉन्जिक्यूटिवली जो पार्लियामेंट्स है वो डूमा, वहां पर आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, वहां पर वहां की संसद को डूमा बोलते हैं। ठीक है, रशिया की। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन जो है, देयर एग्जिस्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब वहां पर क्या हो रहा था, इसने जो ट्रेड यूनियंस है उनको तो ऑलरेडी बैन ही कर रखा था, कोई भी राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। ठीक है, सेंसरशिप वहां पर लागू थी। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी बोलना है ना राजा के खिलाफ, बहुत अच्छा अच्छा ही बोलना है। सेंसरशिप मतलब कट कॉपी पेस्ट, मतलब कट करके ही आपको राजा के बारे में बातें ही बोलनी है। ठीक है, जो आफ्टर 1905 में मोस्ट जो है कमेटी एंड यूनियंस वॉक्ड अनऑफिशियली, उनको अंडरग्राउंड काम करना पड़ा। फिर जो लोग बैन थे, जो राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, अब राजा ने ये तो कह दिया कि ठीक है आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देते हैं, डूमा बना देते हैं, जिससे आप लोगों का, हम आप लोग भी घबराएं मत। वो डिक्लेयर्ड इलीगल, अब उनको तो इलीगल बना रखा था ना राजा ने। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन थी बहुत ज्यादा। मतलब राजा ने अब क्या सोचा, अब जनता जो है भोली भाली है, उनको थोड़ा सा अपनी जो है चिकनी चोपड़ी बातों से जो है उसको लुभाया जा सकता है कि भाई जार ने क्या किया वहां पर। अब देखो उसने जो डूमा बनाई, जो उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो सरकार बनाई थी, उस व्यक्ति ने क्या किया, डिसमिस कर दिया अपनी सरकार को 75 डेज के अंदर। अब ये 75 डेज में अपनी सरकार को इसने जो है ना डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। उसको क्यों कर दिया भंग भाई, उसने रिइलेक्टेड कर दिया, सेकेंड डूमा बना दी फिर उसने 3 मंथ की और। ठीक है, 3 मंथ में जो है उसने एक नई डूमा बना दी। पहली क्यों बंद की, क्योंकि राजा जो भी काम कर रहा था वो उसके बीच में टांग तो अड़ाएगी, उनसे पूछेगी, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेगी, आपसे जिम्मेदारी क्या है, आपने काम क्यों किया, जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी ना उसको, जवाबदेही देनी पड़ेगी। वो देने के लिए तैयार नहीं था। अब सेकंड बनाई 3 मंथ के अंदर, और ये मकसद ये था उसका कि इनको खत्म करने का, कि वो लोग क्वेश्चनिंग ना करें मेरे से। राजा कह रहे हैं कि मेरे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी, मैं सही करूं तब भी सही हूं, गलत कर रहा हूं तब भी मुझे सही बोलो आप लोग। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ एनी रिडक्शंस हिज पावर, 2 बार बना चुका है पर दोनों बार भंग कर चुका है। लॉज अनपैक्ड इन द थर्ड डूमा में वो क्या करता है, तीसरी बार फिर सरकार बनाता है। वो पहली डूमा को वो जो है बेसिकली बताया मैंने 75 डेज, दूसरी डूमा 3 मंथ और चलती है पार्लियामेंट, तीसरी में वो बना, कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, और आपके तीसरे थे आपके ये रिवोल्यूशनरीज। ठीक है, जिनको केप्ट आउट। यहाँ पर डूमा जो है, अब डूमा के अंदर क्या थे, कंजर्वेटिव्स थे,
और कंजर्वेटिव्स को इन्होंने जो है सारा सारा शासन दे दिया, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को उसने दूर रखा इन चीजों से, राइट। सो यहाँ पर चीज आपको समझने लायक है कि कंजर्वेटिव्स को उसने सारी पावर अपने हाथ में दे दी, बाकी लोगों को उससे दूर रखा। आगे मैं बात करूं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन अंपायर। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है और जो रशियन अंपायर है, यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है। 1914 के अंदर क्या होता है, जो वॉर है वो दो अलायंस के बीच में, मैंने आपको पिछली बार एक मैप दिखाया था, उसमें दो अलायंस बने हुए हैं। यहाँ पर दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो रही है। एक ग्रुप की तरफ क्या है, एक तरफ ग्रुप की तरफ जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और तुर्की है। ये तीन देश एक तरफ हैं, जिसको नाम दिया गया सेंट्रल पावर, ठीक है। फ्रांस, ब्रिटेन और जो रशिया है इसको बोला गया, बाद में फिर इटली और रोमानिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। फ्रांस, ब्रिटेन और रशियन, इटली और रोमानिया को बोला गया अलाइड पावर। लड़ाई किसके बीच में थी, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच में, ठीक है। इसी को नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 1, इनके बीच में जो लड़ाई हुई। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल अंपायर, सभी के पास बड़े अंपायर थे अपने। वॉर वाज फाउट आउटसाइड, यूरोप के अंदर वॉर हुआ, यूरोप के बाहर वॉर हुआ, और इसी को बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये कब से कब तक चला था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका टाइम पीरियड क्या था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा गया, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच में। ये टर्म मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जैदिस्ट कौन होते हैं, एक मुस्लिम का ग्रुप जो क्या चाहते हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं। रियल वेज क्या होता है, एक ऐसी मजदूरी जिससे आप लोग असली क्वांटिटी की जो चीजें हैं वो खरीद सकें, मतलब एक ऐसी दिहाड़ी, एक रियल दिहाड़ी जिससे आप एक्चुअल चीजें बाय कर सकते हैं, राइट। आगे हम बात करें जो रशिया है, जो एक मिनट, यस, जो रशिया है वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल्स रेल्ड अराउंड द जार निकोलस II। अब देखो कुछ उसने अच्छे काम किए। अब ये सारी जो कहानी है ना, अब किसके साथ घूम रही थी, जार निकोलस II के खिलाफ, ठीक है। कुछ लोग उसके साथ में भी आया कि बहुत बढ़िया, इन्होंने चेंज कर दिए। एज द वॉर कंटिन्यू द थ्रू द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट, देखो कुछ लोग थोड़े बहुत फेवर में आ गए उसके जार के कि भाई इन्हें डूमा बनाई है, हमारा कुछ भला सोच रहा है, लोग कह रहे हैं। और इसने जो है क्या किया, वर्ल्ड वॉर के अंदर 1 के अंदर क्या किया, लोगों से कंसल्ट लेना बंद कर दिया, डूमा से कंसल्ट लेना बंद कर दिया। जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा, ठीक है, डूमा से। स्पोर्ट रोड दिन एंटी जो है जर्मन सेंटीमेंट्स, देखो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था रशिया है, तो वहां पर एंटी जर्मन चीजें तो होने वाली थी देश लोगों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह है जो है सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम, ये जर्मन नाम है, जर्मन के अंदर एक जगह है, वहां भी यही नाम था, वो भी सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया में नाम रख दिया गया। फिर लोगों ने जो है एंटी जर्मन प्रोटेस्ट किया और जर्मन नेम को चेंज कर क्या कर दिया गया, वहां पर पेट्रोग्रेड नाम कर दिया गया वहां पर, ठीक है। रशिया के जो लोग हैं वो काफी देशभक्त थे उस टाइम में, उन्होंने कहा कि जर्मन नाम क्यों रखा जाए जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे पाकिस्तान का कोई भी शहर है, लाहौर है, वहां पर क्या इंडिया में कोई लाहौर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वैसे ही वहां पर हो रहा था कि पेट्रोग्रेड नाम रखा जाए इसका। और जो इसकी जारियन अलेक्जेंड्रा, जो इसकी वाइफ थी, वो भी जर्मन से बिलोंग करती थी और वो एक पुअर एडवाइजर थी। इसकी जो पत्नी थी वो भी पुअर एडवाइजर थी, मतलब उसको भी कोई भी सलाह देने का ढंग का तरीका समझ में नहीं, मतलब वो उसकी सलाह मानता था और वो पुअर एडवाइजर थी, उसको सलाह देने का कोई तरीका समझ में, मतलब कि उसको सलाह देना नहीं आता था, सिंपल सी बात है। स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड, तो मतलब जिससे है इसकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए इस टाइम के अंदर, कि अब राजा भी सारे उल्टे काम कर रहा है, लोगों की सैलरी डिडक्ट करवा रहा है, लोगों की सैलरी कम हो गई, महंगाई बढ़ रही है, बेतुके तरीके से लोगों को जो है ना लड़ाई में धकेल रहा है बेमतलब, उसका तो कुछ गया नहीं। लोगों के जो है फैमिली चली गई, लोगों के जो है पिता चले गए लड़ाइयों के अंदर। 18 साल से ऊपर के जो लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 60 साल से नीचे के लोग जो हैं, जैसे यूक्रेन में हो रहा ना, रशिया की जो वहाँ की फोर्सेज हैं, रशिया की जो देश, उसने क्या किया कि 18 साल से ऊपर के लोग और 60 साल से नीचे के लोग देश को नहीं छोड़ सकते, वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगे यूक्रेन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है इस टाइम रशिया, राइट। सो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था ईस्टर्न फ्रंट के अंदर, अब यहाँ पर रशिया में जो ईस्टर्न फ्रंट है, ईस्ट की तरफ जो एरिया है, वहां पर वेस्टर्न फ्रंट से अलग चीजें चल रही थी। ईस्ट का वाला देखो, रशिया कितना बड़ा है ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है रशिया एरिया के अंदर, और अभी रशिया अभी भी वर्ल्ड नंबर 1 पे है। उससे पहले रशिया
30-40% और बढ़ा था आज के रशिया के हिसाब से, क्योंकि यूक्रेन, मैंने कल आपको बताया था, लताविया, बहुत सारी कंट्रियां थी जो रशिया के अंदर थी। अब तो रशिया जो है काफी छोटा हो गया पहले के मुकाबले, लेकिन फिर भी रशिया वर्ल्ड में नंबर 1 है एरिया के हिसाब से, ठीक है। अब जो वेस्ट में क्या हो रहा था, आर्मी जो थी और ट्रेंची स्ट्रेच पूरा जोर लगा रही थी। ईस्टर्न जो फ्रांस के अंदर है, ईस्ट से जो फ्रांस से लड़ रही थी वो लोग, ईस्ट आर्मी जो है मूव्ड ए गुड डील एंड फाउट बैटल्स लीविंग देयर लार्ज कैजुअलिटीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ईस्ट में, ईस्ट के अंदर जो रशियन आर्मी लड़ रही है ना, वहां पर क्या हुआ, वहां पर कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा, सैनिक ज्यादा शहीद होने लगे और शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। अब रशिया की जो आर्मीज हैं वो हारने लगी। किस तरफ से, जहां से कौन सी फोर्सेस लड़ रही थी, एक तो जर्मनी वाली फोर्सेस और ऑस्ट्रिया, मतलब कि रशिया की जो फोर्सेस हैं वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत बुरी तरीके से हार गई एक प्रकार से, ठीक है, बिटवीन 1914 से लेकर 16 के बीच में, ठीक है। और इससे क्या हुआ, तकरीबन 70 लाख जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। 70 लाख लोग, 7 मिलियन। कब तक, 1917 तक। आप ये देख लो कि 70 लाख लोगों को उन्होंने मौत के मुंह में ढकेल दिया। किसने, जार 2 ने, निकोलस ने, ठीक है। अब उन लोगों की क्या गलती थी, उनकी सिर्फ ये गलती थी कि वो रशिया में पैदा हुए थे बस, ठीक है। सो रिट्रीटेड द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड। अब देखो, जाते वक्त जब रशियन आर्मी हारी रही थी तो उन लोगों ने अपनी जो फसल्स है, जो बिल्डिंग्स है, वहां की डिस्ट्रॉय करनी स्टार्ट कर दी एनिमी की, फ्रॉम द बीइंग एबल टू लिव, जिससे एनिमी लोग वहां पर रहना, मतलब अगर वहां जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया की जो सेना अगर वहां से गुजरेगी तो उनको कुछ भी रहने लायक या कुछ खाने लायक वहां ना बचा छोड़े, क्योंकि हार तो हम रहे ही हैं। सो डिस्ट्रक्शन के अंदर क्या हुआ, अब डिस्ट्रक्शन का हाल से 30 जो लाख लोग हैं रिफ्यूजी हो गए। कहाँ के, रशिया के। रिफ्यूजी क्या होते हैं, जिनके घर बार कुछ नहीं होते। अगर किसी देश में लड़ाई हो जाए ना तो वहां के लोगों की क्या गलती होती है, जो निर्दोष लोग होते हैं वो रिफ्यूजी हो जाते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, खाने का कुछ नहीं बचता। तो फिर रिफ्यूजियों के लिए कुछ फंड बनाए जाते हैं कि भाई लोगों को स्थान तो मिले। जैसे इराक में लड़ाई हुई थी, वहां के लोग रिफ्यूजी हो गए थे ना, और यूएसए ने वहां पर बहुत माल लूटा। सिचुएशंस क्रिएटेड गवर्नमेंट। अब ये सारा का सारा जो है ना, क्रेडिट किसको जाता है लड़ाई का, जार किंग को, ठीक है। सारा क्रेडिट तो वही उठा रहा था ना। सोल्जर्स जो है बलि के बकरे बन रहे थे उस टाइम में। विश टू फाइट सच ए वॉर, वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको धक्का किया गया। उनको अपने देश का जो है एक प्रकार से उनकी शपथ दिलाई गई कि आप देश के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आप सच्चे देशभक्त कैसे कहलाओगे। अब देखिए आप लोग, ये रशियन फोर्सेस हैं, कैसे बैठे हैं लोग, ठीक है। इनको नहीं पता इनका जो राजा है कितना हरामी है, इनको नहीं पता इनके राजा ने क्या करा, जो इनके साथ होने वाला है। देखो, ये रशियन सोल्जर हैं वर्ल्ड वार 1 के टाइम के, ठीक है। जो इंपीरियल रशियन आर्मी थी उसका नाम क्या कहलाता था, रशियन स्ट्रीम रोलर के नाम से फेमस थे उस टाइम में। ये उस टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस थी वर्ल्ड वार 1 के टाइम में। और इसको जो फिर इसने क्या कर दिया, आर्मी जो है शिफ्टेड हो गई लॉयल्टी एंड बीइंग स्पोर्टिंग। इन लोगों ने सोचा कि भाई जो रिवोल्यूशनरीज हैं, जो हमारे देश के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते हैं, जो हमारे देश के अंदर फ्रीडम लाना चाहते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। और फिर उन्होंने जो है जारिस्ट पावर को कोलैप्स कर दिया। अपने ही सैनिकों ने उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, क्योंकि उनके पता है कि जो ये आदमी है ये पागल है, ये दिमाग से पूरी तरह से खिसक चुका है इसका दिमाग, क्योंकि ये हमें मारने पे तुला हुआ है। द वॉर ऑल्सो हैड ए सेवर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। अब इस लड़ाई से जो रशिया में वॉर हो रही थी, जो रिवोल्यूशन हो रहा था 1905 के अंदर, वहां की इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री वहां पर नाम मात्र की थी, मुट्ठी पर वहां पर इंडस्ट्री थी, और वो भी नहीं रहेंगी अब। रशिया जो है उसकी ऑन इंडस्ट्रीज थी, वर फ्यू इन द नंबर्स। और जो कंट्री के अंदर क्या हो गया, कट ऑफ हो गया सप्लाई। जो भी वहां से इंपोर्ट हो रहा था सामान, रशिया के अंदर जो कुछ सामान आ रहा था, जर्मनी जो वाला जो इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं, जर्मन जहां से जो बैल्टिक सी है वहां से सामान आता था, वहां से पोर्ट बना हुआ था, उसके ऊपर कौन कब्जा कर लेता है, रशिया के अंदर जर्मन कंट्रोल हो जाता है वहां पर। इंडस्ट्रियल जो है इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। अब देखो, कोई भी अगर लड़ाई के अंदर कोई सामान हमारा खराब हो रहा है या फिर कुछ चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी है, वो नहीं आएंगी तो डेफिनेट सी बात है कंडीशन और वर्स हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एल्सवेयर इन जो यूरोप है 1916 के अंदर क्या होता है, रेलवे जो लाइन है वहां की वो भी ब्रेक डाउन कर जाती है, खराब हो जाती है। एबल बॉडीड मैंस वर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं अभी आपको बताया कि 18 से ऊपर 20 से ऊपर के जो एज के जो यंग लोग हैं उन लोगों को बुला लिया गया कि आओ अब सभी लोग युद्ध में आ जाओ और हम लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, रशिया के अंदर।
अब जो जितने भी काम करने वाले लोग थे फैक्ट्रियों के अंदर, जिनके अपने बिजनेस है छोटे मोटे, उन सभी को बुला लिया गया। तो वहां पर जो दुकानें थी छोटी मोटी वो भी सब बंद हो गई उनके जाने से। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, देयर वर लेबर शॉर्टेज, सो लेबर की शॉर्टेज होगी वहां पर। स्मॉल जो वर्कशॉप है प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन्स, जो जरूरी चीजें वहां पर प्रोड्यूस हो रही, जैसे हमारे यहाँ पर जब आपको पता हो कोरोना आया था तो मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, जो जरूरी एसेंशियल चीजें हैं वो बहुत जरूरी हो गई थी। खाने का सामान एसेंशियल्स कैटेगरी में आता है, जिससे हमारा देश के अंदर आपको पता है फूड शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तो वो एसेंशियल कैटेगरी में आ जाता है कि जरूरी सामान किसी भी तरीके से पहुंचना चाहिए जनता के पास में। एसेंशियल चीजें खराब होने लगी थी, एसेंशियल फैक्ट्रियां जब नहीं चलेंगी क्योंकि मैन पावर ही नहीं है वहां पर, ठीक है। जो लार्ज सप्लाईज है ग्रेन की वो कहाँ जाने लगी, क्योंकि आपको पता है मैंने जब आपको बताया था 85% जो जनसंख्या है ना रशिया की, वो एग्रीकल्चर से एक्टिविटी में इंडल्ज थी, ठीक है। अब सारा जो गेहूं है वो आर्मी के लिए जा रहा था, लोगों के खाने के लिए, आर्मी के पर्सन के लिए, फॉर द पीपल इन द सिटीज। अब इसमें क्या हो गया, जो ब्रेड है, जो आटा है, उन सभी के दाम बढ़ गए, कमी पड़ गई उनकी, ठीक है। और विंटर 1916 के अंदर क्या हो जाता है, खाने के ऊपर, डबल रोटी के ऊपर, आटे के ऊपर, वहां पर क्या हो जाते हैं, रॉयट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं भाई वहां पर, ठीक है। ब्रेड शॉप्स वर कॉमन्स, और जहां पर जो ब्रेड शॉप, जहां से बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लग रही थी, महंगे दाम हो चुके थे, खाने के लोगों के पास कुछ नहीं था, ऊपर से दंगे होने स्टार्ट हो गए, लोग लूटने लगे दुकानों को, क्योंकि मरता आदमी क्या नहीं करता, ठीक है। द फैब्रिक रेवोल्यूशंस इन पेट्रोगार्ड, अब ये फरवरी में एक रिवोल्यूशन होता है यहाँ पर, ये फाइनल पॉइंट आ रहा है यहाँ पर रशियन रिवोल्यूशन का थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि अब रिवोल्यूशन फरवरी में होता है, क्योंकि ये वही जगह है जिसका नाम बदला गया था, पेट्रोगार्ड कर दिया गया था। इन द विंटर 1917 में क्या होता है, अब विंटर कंडीशन में क्या हो जाता है, कंडीशन जो है कैपिटल की पेट्रोगार्ड की वर ग्रीन, बहुत बुरी हालत हो जाती है, पेट्रोगार्ड जगह बन गई है, ठीक है। सो यहाँ पर हालत बहुत खराब होगी 97 के अंदर लोगों की। Layout the city seemed to be emphasize the divisions among its peoples, लोगों के बीच में डिवीजन बन गया था। अब डिवीजन तो बना ही रखा था, एक अमीर और गरीब के बीच में बड़ी गहरी खाई बना रखी थी वहां पर, ठीक है। सो जो क्वार्टर है वहां के, वर्कर क्वार्टर जो थे, वर्कर क्वार्टर्स मतलब जहां पर वर्कर लोग, फैक्ट्रियों के लोग वहां पर रहते थे, ठीक है, वर लोकेटेड ऑन द राइट साइड बैंक ऑफ द रिवर। अब यहाँ पर रिवर है नेवा, यहाँ पर आप लोग देखना कि राइट की तरफ रहते हैं वो लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो नदी है उसकी राइट तरफ रहते हैं वो लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, राइट। और उनकी जगह कैसी है, तंग गलियां हैं, कमरे ढंग से बने नहीं हुए उनके, ठीक है। वो लोग बड़े परेशान है, खाने का सामान बहुत महंगा हुआ पड़ा है, सामान पहली तो बात है मिल नहीं रहा, ऊपर से महंगा है, पैसा उनके पास है नहीं। लोग इस वक्त में रिवोल्ट करने वाले हैं, रिवोल्ट की कंडीशन बन रही है। ऑन द लेफ्ट बैंक, अब लेफ्ट की साइड में जो रिवर की, वहां पर क्या हो रहा है, फैशनेबल एरियाज है, बहुत ही शानदार घर बने हुए हैं वहां पर, बड़े बड़े अफसरों के घर बने हुए हैं, ठीक है। अब विंटर पैलेस के अंदर क्या हो रहा है, जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग, अब विंटर पैलेस उसी तरफ था, लेफ्ट की तरफ जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो सब वहां पर ही बने हुए थे, और बड़े लंबे चौड़े घर बने हुए थे। लोग देख देख कर उनकी आंखें खुली खुली रह जाती थी कि देखो इस देश के जो मजदूर लोग हैं वो तो इन लोगों के लिए कमाते हैं, खून पसीने की कमाई करते हैं उनके लिए, और ये लोग कितने बड़े बड़े घरों ने लंबे चौड़े बना रखे हैं हम लोगों को दिखाने के लिए, हम लोगों को चिढ़ाने के लिए, ठीक है। इन फेब 1917 में क्या होता है, फूड शॉर्टेज हो जाती है भाई, खाने की कमी हो जाती है। डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स, अब खाने की कमी पड़ गई जो उनके क्वार्टर है जहां पर वो लोग रह रहे थे, ठीक है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ठंड में ना तो बाहर जाया जाता है, कई बार जो खाना होता है उसी को कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम करने के लिए खाना है नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे फिर। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फॉरेस्ट एंड हैवी स्नो, बहुत हर जगह बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, मतलब ना तो खाने का कुछ है, गलियां तंग हैं, राजा उनके खिलाफ हो चुका है, ऊपर से भगवान ने एक और मार घेर दी कि भाई बहुत ज्यादा सर्दी हुई पड़ी है, ठीक है, बाहर नहीं निकल सकते। जो पार्लियामेंट्रीज विशिंग है, देखो जो पार्लियामेंट्री में जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो चाह रहे थे कि सरकार चलती रहे कंटिन्यू, ठीक है। सो द अपोज टू दैट, अब कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, पार्लियामेंट्री के जो लोग चुने हुए थे उसने ही जार के खिलाफ स्टार्ट कर दिया कि ये आदमी जो है ना सारे लोगों को मरवा के छोड़ देगा पक्का, ठीक है। डिसॉल्व किया उन लोगों ने फिर डूमा को, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये डूमा जो है डिसॉल्व होनी चाहिए, ये सही नहीं है देश के लिए। ऑन 22 फरवरी को क्या होता है, लॉकआउट, लॉकआउट होता है तालाबंदी। फैक्ट्री का जो मालिक होते हैं वो अपनी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं, अब जहां से लोग मजदूरी कर रहे थे वहां से कुछ इनकम जनरेट होनी थी वो भी उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। टू प्लेस एट फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक
नेक्स्ट डे क्या होता है, वर्कर जो होते हैं इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड ए स्ट्राइक, वहां पर जो 50 फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे जाते हैं सिंपैथेटिकली इन मैनी फैक्ट्रीज विमेंस। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, औरतें भी स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेशन स्टार्ट कर देती हैं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ में भाग जो है इसके अंदर भागडोर संभाल रही है आंदोलन की, जो रिवॉल्यूशन है, ठीक है, जो क्रांति है। और 22 फेब को ही हम लोग, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल वीमेन डे मनाते हैं। वो इसी बिहार पे मनाते हैं कि उस दिन महिलाओं ने साथ दिया था पुरुषों का, ठीक है। सो डे डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवशेविकी। अब वो लोग जो हैं क्वार्टरों को छोड़कर अपने अपने कैपिटल तक पहुंच जाते हैं राजा के खिलाफ, ठीक है। उनके पास खाने का कुछ नहीं है, उनके पास रहने की अच्छी जगह भी नहीं है, राजा उल्टा रेट बढ़ा रहा है सामानों के, चीजों के। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने आपने मेरी वीडियो देखी है द रशियन रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशंस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन तो ये है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें भी कुछ कंडीशन ऐसी ही होती है, ठीक है। At this stage, no political party was actively organizing the movement. देखो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और ये कोई बड़ी किसी पार्टी ने इसको ऑर्गेनाइज नहीं करा दिया, इतनी बड़ी भीड़ को लोग खुद अपनी मर्जी से वहां पर इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए थे। एज अ फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल्स जो बिल्डिंग थी वर सराउंडिंग बाय द वर्कर्स, उन सभी बिल्डिंगों को, जो बड़ी बड़ी आलिशान पार्लियामेंट जो बनी हुई थी डूमा, उसको सब लोग जो है, विंटर जो पैलेस था, उस चीजों को सारे लोग जो है ना चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर देती है कर्फ्यू। कर्फ्यू मतलब होता है जो भी आपको बाहर नजर आए, अगर आपको कोई संदिग्ध नजर आ रहा है उसको सीधा गोली मार दो। ये उस टाइम में जो है वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि कर्फ्यू लगा दो। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग, अब कुछ लोगों ने भगा दिया शाम तक, ठीक है, लेकिन वो लोग दोबारा फिर आ गए 24 और 25 फरवरी को। ये सारी कंडीशन फरवरी की हो रही है। The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. उन्होंने जो घुड़सवार होते हैं वो लगा दिए राजा ने उन लोगों के खिलाफ कि इन लोगों के ऊपर नजर टिका के रखो, अपनी आंखों में रखो इनको, कोई भी जो है दंगा होने ना दो, ठीक है। इतनी यहाँ तक कंडीशन खराब हो चुकी थी उस टाइम में। ये एक आदमी मैंने आपको बताया था, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, दुनिया के सारे लोगों को उन्होंने आह्वान किया मजदूरों को कि आप सभी इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे पास खोने का कुछ नहीं है। अगर आप इकट्ठे हुए, आप लोगों ने रिवोल्ट किया, तो आपको उसमें कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि सिवाय अपनी जंजीरों के आप उसमें क्या खोओगे, क्योंकि जो जंजीरें आप लोगों के ऊपर राजा ने पहना रखी है सिर्फ वही टूटने वाली है आपकी, बाकी आपके पास कुछ है ही नहीं। हमें अपनी जिंदगी में पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए, क्योंकि खोने का कुछ नहीं होता, पाने का सब कुछ होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए पास खोने का भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूरों को कौन व्यक्ति कह रहा है, ये सब कार्ल मार्क्स कह रहा है। क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि पूंजीपतियों की सारी प्रॉपर्टी को खरीद कर गरीबों में बांट दो, सभी को इक्वल बना दो, कभी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा, किसी मजदूर को जो है तंग नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन बात बोली थी इन्होंने, ठीक है। द गवर्नमेंट जो थी ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशंस एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी, उन लोगों ने बड़ी भरपूर कोशिश की लोगों को रोकने की, राजा के घुड़सवारों ने। वंस अगेन हाउएवर द जो कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशंस। अब पहले मैंने आपको बताया था, पहले तो 100 लोगों को मार दिया गया था, 300 लोगों को घायल कर दिया। इस वक्त राजा ने ऑर्डर दिया अपने घुड़सवारों को, इनको गोली मारो। तो उन घुड़सवारों ने पता क्या किया, उन्होंने कहा हम गोली नहीं मारेंगे, ये तो अपने लोग हैं हमारे, हम क्यों इनको गोली मारें, ठीक है। एंड ऑफिसर्स वाज, अब यहाँ पर कुछ जो लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, अपने ऑफिसर को गोली मार देते। जैसे आपको पता हो, यहाँ पर मुझे याद आ गई मंगल पांडे की, मंगल पांडे भी अपने ऑफिसर को गोली मार देता है, ठीक है। वैसी कंडीशन यहाँ पर हो गई, ठीक है, कि कुछ जो सैनिक होते हैं अपने ऑफिसर को गोली मार देते हैं। एंड 3 अदर्स रेजिमेंट्स म्यूटनी क्या होती है, बगावत छिड़ जाती है आपस में सैनिकों के बीच में, अपने ही राजा के खिलाफ बगावत हो चुकी है, अपनी ही सेना के खिलाफ बगावत कर चुके हैं कुछ सैनिक, ठीक है। और वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और वर्कर्स को वो ज्वाइन कर लेते हैं। वर्कर्स को लग रहा है कि भाई अब हमारी पावर बढ़ रही है, क्योंकि जो सैनिक है जो बगावत करके आ रहे हैं वो भी, उन लोगों ने भी ग्रुप बना लिया अपना साथ मिलकर। द गवर्नमेंट जो है ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशंस एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन हाउएवर द राइट। ये हो गया सारी चीजें। सो बाय द इवनिंग, अब इवनिंग तक क्या होता है, जो सोल्जर्स होते हैं और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स है हैड टू गैदर्स टू फॉर्म ए सोवियत।
अब वो लोग क्या करते हैं, जो वर्कर और जो सैनिक होते हैं वो एक सोवियत का निर्माण करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, काउंसिल बना लेते हैं। और वो कहाँ बनाते हैं, डूमा के अंदर जो बिल्डिंग थी, दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, पेट्रोग्राड सोवियत का नाम रख दिया, कि जो सैनिक होते हैं और जो वहां पर जो वर्कर्स थे उन सब ने मिलकर क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, उसका नाम क्या रख दिया, पेट्रोग्राड सोवियत। इन दोनों का मकसद एक ही था कि किसी ना किसी तरीके से जार से छुटकारा मिले, ठीक है, जो किंग है। डेलीगेशंस वेंट टू सी द, अब जो कुछ ठीक ठाक लोग थे, जो जार के कुछ लगा लो एक प्रकार से जासूस थे, वो लोग राजा के पास पहुंचे कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, तो आप लोग जो है ना अपनी गद्दी से उतर जाएं, आपके लिए ही भला होगा, वरना आपको लोग मार देंगे, ठीक है। सो जो मिलिट्री कमांडर्स थे, एडवाइस किया उन लोगों ने, एबडिकेट मतलब क्या, आप जो गद्दी है उसको त्याग दें। ही फॉलोड देयर एडवाइस, और फिर राजा ने क्या कहा, तुम सही कह रहे हो और मैं अपनी गद्दी छोड़ देता हूं। यहां तक मैंने आपको बताया कि राजा के पास जो मिलिट्री जो कमांडर है वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि अपनी गद्दी छोड़ दो, और फिर राजा जो अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ही फॉलोड देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस को फॉलो करता है। 2 मार्च को राजा अपनी गद्दी छोड़ देता है 1917 के अंदर, फरवरी जो है मार्च के अंदर। सोवियत जो लीडर है डूमा के अंदर, लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो लोग जो है बना देते हैं। सोवियत जो लीडर बने, आपस में जिन लोगों ने 2 ग्रुप बनाया था लीडर्स का, वहां के वर्करों ने और वहां के सैनिकों ने, ठीक है। रशिया जो फ्यूचर्स है वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, रशिया का आगे जो फ्यूचर है वो इन लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बेसिक ऑफ यूनिवर्सल किसके बिहाफ पे बनाया जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो वो लोग जो वोट देने का जिनके पास अधिकार है वो लोग चुनेंगे कि सरकार कैसी बननी चाहिए देश के अंदर, उन लोगों का अधिकार होना चाहिए वोट डालकर सरकार बने। पेट्रोग्रेड जो है टू लीड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन द फेब्रुअरी 1917, और 1970 तक जो है मोनार्की है उसका अंत हो जाता है, कहां पर, रशिया के अंदर। तो ये थी रशियन रेवोल्यूशन। कितने सारे लोगों ने लहू बहाया इस रेवोल्यूशन की वजह से, हमारे भारत में तो बहुत लंबा लहू बहा था, रशिया में तो फिर भी बहुत ठीक है। उसके खिलाफ हम लोग, ये रशिया के खिलाफ अपने राजा के खिलाफ लड़ रहे हैं, बट हम तो बाहरली ताकतों से लड़े थे ना, अंग्रेजों से, राइट। सो यहां तक आपको चीजें अगर समझ में आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।